बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप सबको पाक खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के फेसबुक लाइव सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रबिया अजमत है। मैं यहाँ पे माहिर अमराज गुर्दा की हैसियत से काम करती हूँ। आज हम गुर्दे के उन अमराज के बारे में बात करेंगे जो कि एक तवील अरसे से गुर्दे को मुतासिर करते हैं और जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। इनकी वजूहात, इसकी अलामात, इसके इलाज के वो तरीके जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में मौजूद हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादातर मरीजों का सवाल और उनके अहल खाना का सवाल होता है, इस बीमारी के दौरान ग़िज़ा से ताल्लुक़। इन सारे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी हम आज बात करेंगे। गुर्दे की खराब हो जाना इनफैक्ट ना सिर्फ मरीज के लिए एक तनाव का बायस होता है और परेशानी का बायस होता है, बल्कि ये उनके अहले खाना के लिए भी उतना ही स्ट्रेस का सबब बनता है। जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां करनी है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चीज रोक देनी है, कौन सी दवाइयां लेनी है, किस चीज को कैसे मैनेज करना है, और इस तरह के बहुत सारे सवाल हम सब के दिमागों में उठते हैं और हम सब के दिमागों में जन्म लेते हैं और हम सब पूछना चाहते हैं अपने मौलिद से और ग़िज़ा के माहिरों से कि ये चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। यही सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने आज का अपना पैनल तश्कील दिया है, जिसमें माहिर अमराज़ गुर्दे और पेवंदकारी और माहिर ग़िज़ा यानी न्यूट्रिशनिस्ट और डायलिसिस नर्स भी मौजूद हैं। आप लोग अपने सवालात हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते जाइए ताकि हम इस सेशन के दौरान आपके उनके सवालात के मुनासिब तरीके से जवाब दे सकें। अब मैं चाहूंगी कि हम अपना पैनल को इंट्रोड्यूस कर लें। सो डॉक्टर हारिस, आप अगर शुरू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हारिस मुराद है। मैं गुर्दों का डॉक्टर हूँ और मुझे खास इंटरेस्ट है ट्रांसप्लांट और उसके रिलेटेड अमराज के बारे में। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर सकता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर हारिस। फरा, इफ यू वुड टेक इट अप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फरा सैयद है। मैं सीनियर डाइटिशियन हूँ और मैं ज़्यादातर जो गुर्दों के अमराज के मरीज क्या खाएं क्या ना खाएं, जिनका ट्रांसप्लांट हो गया है या जिन जो डायलिसिस में है, तो उसके हवाले से सारी डिटेल देती हूँ। इमरान अहमद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और I'm रजिस्टर्ड नर्स in Aga Khan Hospital, और I'm here to give you any nursing care or about any further intervention about from nursing side. बहुत So I'm शुक्रिया। here to guide you everything. बहुत शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि गुर्दे के अमराज की शरह ना सिर्फ मुल्क दुनिया भर में बल्कि हमारे मुल्क में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक बहुत कॉमन और बड़ी आम वजह जो है वो शुगर और ब्लड प्रेशर के अमराज हैं और उनका अनकंट्रोल रहना है थ्रू आउट। बर वक्त गुर्दे की अमराज को इलाज करा लेना और से कुछ अमराज में रोका जा सकता है गुर्दे की खराबी को, कुछ अमराज के अंदर इसकी खराबी की रफ्तार को रोका जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ दवाइयाँ और सिर्फ इनका रोल सिर्फ मरीज का अपना एक्चुअली बहुत बड़ा रोल होता है। सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल और शुगर कंट्रोल नहीं है, बहुत सारी और मादे हैं जिनको हमने कंट्रोल करना होता है, क्योंकि गुर्दे का काम जिस्म से बहुत सारे मादे खारिज करना है जो कि जब गुर्दा खराब होता है तो वो नहीं खारिज हो पाते। बहुत सारे नमकियात का तवाजुन वो सब गुर्दा मैनेज करता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें अपने बर वक्त अपने गुर्दे के माहिर को जरूर दिखाना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। डॉक्टर हारिस, आप अगर मैं चाहूँगी आप हमारे सामीन को बता सकें कि कुछ और ऐसे क्या आम कॉजेज हैं जिसकी वजह से आजकल हमारे यहाँ गुर्दे की बीमारी या क्रॉनिक किडनी डिजीज की शरह बढ़ती जा रही है या दुनिया भर में भी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल डॉक्टर रबिया। तो जैसे कि आपने बोला कि पाकिस्तान में इनफैक्ट दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी की जो अव्वल तरीन वजह है वो डायबिटीज या शुगर की बीमारी है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस चीज़ का और भी ज़्यादा हमने देखा है कि डायबिटीज़ की वजह से अक्सर लोग के या तो गुर्दे की बीमारी होती है और या तो फिर वो डायलिसिस पे चले जाते हैं गुर्दे डायबिटीज़ की वजह से। इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर भी इसके साथ भी हमने बहुत ज़्यादा देखा है।
इसके अलावा गुर्दे की बीमारी हमारे मुल्क में हमने ये भी देखा है कि पथरी की जो बीमारी होती है, किडनी स्टोन्स जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से भी अच्छे खासे लोगों के गुर्दे के ऊपर असर पड़ता है और अनफॉर्चुनेटली कभी-कभार ये इस लेवल पे जाके चले जाता है कि लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे किडनी स्टोन्स की बीमारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है हमारे और इतनी मेहनत मशक्कत में हमारी जनरल पॉपुलेशन लगी रहती है कि वो पानी पीते नहीं है जितना पीना चाहिए गर्मी के हिसाब से। और जो ग़िज़ा है उसके अंदर भी कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किडनी स्टोन्स को ज़्यादा बढ़ाती है, यानी कि सोडियम की ज़्यादती और कुछ ऐसी सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर स्टोन का डिज़ीज़ भी बढ़ता है। तो एक चीज़ ये भी बताना चाहता मैं स्टोन के बारे में। इसके अलावा एक और चीज़ काफ़ी हम लोग आमतौर पे देखते हैं, वो ये है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ ली जाती हैं हमारे मुल्क में जिससे गुर्दे की बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ दवाइयाँ इसमें से एलोपैथिक हैं जो कि डॉक्टर्स देते हैं, कुछ दवाइयाँ उसमें से होम्योपैथिक और हकीमी दवाइयाँ भी हैं। तो जब भी आपको कोई दवाई मिले इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि पूछे जाए कि ये चीज़ गुर्दे को अफेक्ट तो नहीं करती है, क्योंकि कभी कभार मरीजों को पता नहीं चलता है कि उनको गुर्दे की बीमारी हो रही है और एक खास दवाई की वजह से हो रही है और तब बहुत देर से बाद पता चलता है जब कोई टेस्ट हो इस चीज़ के बारे में खास, क्योंकि ये बीमारी है ही एक खामोश बीमारी, साइलेंट बीमारी। तब तक नहीं पता चलेगा ये गुर्दे की बीमारी है जब तक इसके खास टेस्ट ना किए जाए। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ज़्यादा डिटेल तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल टॉपिक है, लेकिन एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे बताऊँगा, कुछ दर्द की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसको हम एनसेड्स कहते हैं। ये कभी-कभार लेना तो ख़ैर बहरहाल कोई मसला नहीं है, लेकिन इनको अगर लगातार दिन में मल्टीपल टाइम्स हफ़्ते, साल-साल, महीने लेते रहें, तो उसकी वजह से गुर्दे की बीमारी हो सकती है। तो कुछ दर्द की दवाइयाँ ऐसी हैं, जो कि गुर्दे को मुतासिर करती हैं। फिर इसके अलावा जो ये तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी कि हमारे पॉपुलेशन में किस वजह से गुर्दे की बीमारी होती है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि जेनेटिकली भी आती हैं, ख़ानदान में भी चलती हैं। कुछ बीमारियाँ हैं जो किसी वायरसेस की वजह से गुर्दे भी मुतासिर होते हैं। तो वजूहात तो इसकी बहुत सारी होती हैं लेकिन जैसे कि डॉक्टर रबी आपने बताया, नंबर 1 एंड नंबर 2 कॉजेज़ आर डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। बिल्कुल। सो एक दफा गुर्दा आपका मुतासिर हो जाए और उसकी कारकर्दगी में कमी वाक़या हो जाए, सो इसमें हम दो तरह इसकी मैनेजमेंट को डिवाइड करते हैं, इसके इलाज को डिवाइड करते हैं। जब तक डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, नॉन डायलिटिक मैनेजमेंट, और वो जिसमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई कि गुर्दा इतना ख़राब हो गया कि हमें डायलिसिस ही करना है मरीज़ का। जब तक शुरू होती है जब बीमारी और जब तक डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, उस दौरान तक आप अपना रेगुलरली अपने गुर्दे के डॉक्टर को दिखाइए और गुर्दे के माहिर को दिखाइए जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जो कि बहुत अब तो तकरीबन हर अस्पताल में पाकिस्तान में और कराची में मौजूद हैं। कुछ टेस्ट जो कि रेगुलरली करने होते हैं, कुछ कभी कभी हमें कुछ टेस्ट माहवार करने होंगे, कुछ 3 माह पे करने होंगे। इस तरह करके हम जिसमें हीमोग्लोबिन है, खून की मिकदार है, हीमोग्लोबिन का मिकदार है खून में, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, कुछ और ऐसे नमकियात, पैराथायरॉइड हार्मोन है एक जो कि हमारे गुर्दे से जो कैल्शियम फॉस्फोरस जो मैनेज होता है, गुर्दा करता है उसकी वजह से एक हार्मोन भी जिस्म में बढ़ जाता है। सो ये टेस्ट रेगुलरली करने होते हैं। इनका कितनी जल्दी करने हैं, कितने महीने पे करने हैं, ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं गुर्दे की बीमारी की, जिसके ऊपर डिवाइड किया जाता है। तो आपका नॉलेज आपको इसमें बेहतरीन गाइड करेंगे कि आपको ये कितनी फ्रीक्वेंटली करनी है। इसके अलावा आपने जैसे जैसे गुर्दे के टेस्ट अगर आपके ख़राब हो रहे हैं मुस्तकिल, तो अपने मौलिज से फिस्टुला के बारे में ज़रूर सवाल कीजिए, क्योंकि फिस्टुला जो कि डायलिसिस के लिए ज़रूरी होता है, हाथ के ऊपर एक छोटी सी ऑपरेशन होता है। उसकी डिटेल्स आपको आपके मौलिज देंगे कि वो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू फिस्टुला बना दिया जाता है हाथ पे, और आगे जब भी डायलिसिस की मरीज को जरूरत पड़ती है तो वो उसको
उसको इस्तेमाल करके डायलिसिस किया जाता है। लेकिन एक खास लेवल पर गुर्दे की खराबी पहुंच जाए जब जाके फिस्टुला बनाया जाता है। इसके बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप अपने मुआलिज से रुजू कीजिए ताकि वो आपके गुर्दे की स्टेज को देख के उस हिसाब से आगे डिसाइड करें। लेकिन फिस्टुला का सवाल सारे गुर्दे के अमराज के मरीजों को जरूर पूछना चाहिए अपने मुआलिज से। इसके अलावा हम ओके सो इसके अलावा भी से अगर आपको डायलिसिस के ऊपर आपका मुआलिज आपको कहें कि शुरू करना है तो इसमें बिला ताखीर शुरू करना चाहिए। डॉक्टर हारिस, हमारे पास, मैं वापस से डॉक्टर हारिस आप ही से सवाल करना चाहूंगी कि हमारे पास आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में और कौन से डायलिसिस, एक दफ़ा मरीज की गुर्दा बिल्कुल खत्म खराब हो जाए और डायलिसिस की तरफ नौबत आ जाए तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं फॉर दिस, फॉर फर्दर ट्रीटमेंट? जी डॉक्टर रबिया, बिल्कुल ये एक बहुत ही मुश्किल टाइम होता है मरीजों के लिए जब इनको बताया जाता है कि उनके गुर्दे फेल हो गए हैं और अभी इतना काम नहीं कर रहे हैं। तो इस मुश्किल टाइम के अंदर ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर्स के साथ बहुत ही क्लोज रब्ता रखें। इसकी डिटेल्स तो काफ़ी हैं लेकिन मैं आपको 3 मेन चीज़ें बताता हूँ जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उन लोगों के लिए जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं। याद रखें कि जब गुर्दा फेल हो जाता है, पूरी तरह फेल हो जाता है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन गुर्दे की बीमारी को ख़त्म नहीं करता। वो बस सिर्फ गुर्दा जो काम नहीं कर रहा होता, उस काम को रिप्लेस कर रहा होता है। फ़र्ज़ करें कि अगर आप का गुर्दा काम नहीं कर रहा, खून में जो तेज़ाबियात, नमकियात के लेवल बहुत बढ़ गए हैं, तो उसको निकालने के लिए हम डायलिसिस और दूसरे अमल करते हैं। तो ये बात याद रखना ज़रूरी है। ठीक है जी? ठीक है, अब डिटेल्स बता सकता हूँ, लेकिन डायलिसिस की 2 मेन किस्में होती हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस वही डायलिसिस है जो कि ज़्यादातर आमतौर पे हम लोग जिसके बारे में समझ रखते हैं, जो ज़्यादातर पाकिस्तान में जो लोग डायलिसिस बनाते हैं, हीमोडायलिसिस बनाते हैं। हीमो का मतलब खून। ये ऐसी डायलिसिस है जिसके अंदर खून के ज़रिए से आप सारी जो नमकियात, तेज़ाबियात और गंदगी खून की निकालते हैं। इसमें करते ये हैं जिस तरह डॉक्टर रबिया ने बोला, एक फिस्टुला बनता है या एक कैथेटर लगता है, जिसके ज़रिए से खून निकलता है, मशीन में घूमता है, साफ़ होता है और फिर वो खून को रिटर्न कर दिया जाता है। तो उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। अच्छा, हीमोडायलिसिस की भी कुछ किस्में हैं, ज़ाहिर-सी बात है मेडिसिन में काफ़ी तरक्की हुई है इस चीज़ों में, डायलिसिस की मशीन्स भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकली अभी एडवांस हुई हैं। तो एक नया हीमोडायलिसिस का एक नया किस्म आगा खान में मौजूद है, इसको कहते हैं ऑनलाइन डायलिसिस फिल्ट्रेशन और OLHDF के नाम से है ये। ये एक जदीद तरह की हीमोडायलिसिस है जिसके अंदर खून की सफाई ज़्यादा पूरी तरीके से की जाती है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिवली निकाला जाता है। इस डायलिसिस का फ़ायदा ये होता है कि ब्लड प्रेशर जिन लोगों के कभी-कभार गिर जाते हैं डायलिसिस के दौरान, वो भी नहीं गिरते। खून की सफाई अगर ज़्यादा अच्छी होती है तो तंदुरुस्ती, तवानाई भी तो मरीज़ों में ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास न्यूली अवेलेबल है जिसका फ़ायदा मरीज़ उठा सकते हैं। तो ये तो पहले हमने हीमोडायलिसिस की बात की। इसके अलावा एक और डायलिसिस की किस्म है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके अंदर खून का इस्तेमाल नहीं होता है, इसके अंदर पेट में पानी भरा जाता है और जो पानी है उसको थोड़ी देर पेट से मुराद ये है कि पेट के स्टमक के अंदर नहीं, लेकिन जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है ना, जो स्किन के नीचे और जो आंतें हैं उसके दरमियान का जो एरिया होता है, उसमें पानी भरते हैं और वो पानी फिर साफ करता है जिस्म की गंदगी को और फिर वो निकाल देते हैं पानी। इसको दिन में मल्टीपल टाइम्स करते हैं और ये भी एक डायलिसिस की नई किस्म है जो कि आगा खान में मौजूद है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको हमारे नर्स इमरान भी बताएँगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और फाइनल और बहुत ही जिसका मुझे ख़ास इंटरेस्ट है उसके बारे में चीज़ बताने की चाहूँगा। लेकिन डायलिसिस जो है वो तो एक समझे वक्त खरीद रही होती है। असल असल चीज वो होती है जब आप गुर्दे को रिप्लेस कर लें, यानी कि गुर्दे को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। उसमें ये होता है कि अपने रिलेटिव से, यूजुअली पाकिस्तान में तो रिलेटिव से होता है, या अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट भी होते हैं जिसमें एक डोनर से एक गुर्दा लिया जाता है
और जो जिसको गुर्दे की मर्ज हो और गुर्दे की बीमारी का मरीज है, उनके अंदर वो एक गुर्दा डाल दिया जाता है। उससे ये होता है कि वो तमाम जिस्म की जो गुर्दे की जरूरियात हैं वो ट्रांसप्लांटेड गुर्दा पूरा करता है। जहां तक जिंदगी की बीमारी का कंट्रोल की बात होती है, जहां तक मोर्टेलिटी यानी कि जिंदगी को लंबी करने की जो सूरत हाल होती है, वो सब चीज़ों में ट्रांसप्लांट डायलिसिस से ज़्यादा फायदेमंद है। और आगा खान में भी हम ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने के प्रोसेस में है, जो कि अनकरीब इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। थैंक यू हारिस। सो एक सवाल ये है कि गुर्दे की खराबी के अलामात क्या हैं और उसमें हमें अर्ली साइंस क्या होते हैं और हम अपने गुर्दे को किस तरह हेल्दी रख सकते हैं। सो गुर्दे की खराबी के अलामात ये हैं कि अमूमन जब अर्ली, क्योंकि जैसे डॉक्टर हारिस ने भी मेंशन किया कि एक खामोश बीमारी है, तो शुरू में तो कोई अलामात आती भी नहीं है। अमूमन अलामात उस वक्त आनी शुरू होती हैं जब गुर्दा तकरीबन डायलिसिस की नहज को पहुंच रहा होता है। लेकिन फिर भी इसीलिए कहा जाता है कि जिन लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर की अलामात हैं, बीमारियां हैं, उनको चाहिए वो सालाना तौर पे अपने गुर्दे के टेस्ट जरूर चेक कराया करें, जिसमें यूरिन का टेस्ट है शामिल, यूरिन डीआर जिसको हम कहते हैं, और एक सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट है। ये सालाना सारे गुर्दे के सारे डायबिटीज के और ब्लड प्रेशर के लोगों को के अमराज के लोगों को जरूर करने चाहिए, ताकि गुर्दे की बीमारी जल्दी तशखीस हो सके उसकी, और अर्ली लेवल पे तशखीस हो सके, जिस लेवल के ऊपर उसका इलाज मुमकिन है। जहाँ तक इलामात का ताल्लुक है तो अमूमन लोगों का पेशाब कम आना, उल्टी मतली की शिकायत रहना, भूख कम हो जाना, थकावट का शिकार रहना या इस किस्म की अलामात होती हैं जो कि गुर्दे की खराबी यानी डायलिसिस की तरफ निशानदेही कर रही होती है। गुर्दे को बेहतर रखने के लिए बेसिकली तरीक़ेकार ये है कि आपने पानी एक तो बहुत अच्छे से पीना है। एक अपनी अपने अपने शहरों की गर्मी के हिसाब से हमारा फ्लूइड इनटेक अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, जो कि हम जाके किसी भी दवाखाने से मरीज दवाइयाँ ले लेते हैं, खासतौर पे दर्दों की दवाइयाँ, जो कि ब्रूफेन, वारन, ब्रूफेन, बहुत सारी इस किस्म की हमारी एंसिड्स जिनको हम कहते हैं, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट देन देयर मेनी लाइक दैट, वो सारी हमें अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी इवन एंटीबायोटिक्स हमें अपने डॉक्टर को पूछे बिना नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ गुर्दे को नुकसान पहुंचाती हैं। सारी वो चीजें जो कि नशे में शामिल है, जैसे जिसमें सिगरेट, तंबाकू नोशी, अल्कोहल इनटेक, ये सब गुर्दे को नुकसान पहुंचाती हैं। ये वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि हमें करने ज़रूरी हैं। जितना ज़्यादा हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम अपने गुर्दा और अपने ना सिर्फ गुर्दा बल्कि जिस्म के बाकी आज़ा को भी बचा लेंगे। अगला सवाल यह है कि whom to connect for oliguria, यानी पेशाब का कम आना, और के लिए किसको के वक्त किसको कनेक्ट किया जाए। हारिस, एक ये सवाल, और एक और ये कि एक है, उन्होंने सवाल किया है कि उनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और खांसी के वक्त यूरिन के ड्रॉप्स निकल जाते हैं। अगर आप इसको जवाब देना चाहें तो। जी बिल्कुल, जो पहला सवाल आपने पूछा ओलिग्यूरिया के बारे में, ओलिग्यूरिया का मतलब पेशाब कम आना। वैसे तो वाकई में अगर ओलिग्यूरिया है यानी कि पेशाब कम आ रहा है, तो इसको हम यूजुअली एडवांस किडनी डिजीज कहते हैं, यानी कि गुर्दे की बीमारी थोड़ी आगे बढ़ चुकी है जिसकी वजह से पेशाब कम आ रहा है। ऐसी सूरत में तो फौरी तौर पे आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि गुर्दे के डॉक्टर को जरूर दिखाइए, ठीक है ना। उसके अंदर वो कुछ आपके टेस्ट रन करेंगे और देखेंगे कि नंबर 1 पेशाब कम क्यों आ रहा है, नंबर 2 इसके ऊपर क्या तब्दीलियां ला सकते हैं। दूसरा सवाल मेरे ख्याल से ये पूछा पेशाब का ज्यादा आना और खांसी के साथ निकल जाना, खांसी के साथ, ठीक है। पेशाब का ज्यादा आना, देखिए जिस्म ज्यादा आना, बाकी में अगर अमाउंट पेशाब का बहुत ज्यादा आ रहा है तो अगेन इसकी भी कुछ बीमारियां होती हैं, लेकिन यूजुअली जो मैंने देखा है वो ये पेशाब ज्यादा तब आता है जब पानी ज्यादा पिया जाता है, ठीक है ना। तो पानी को ज्यादा तो पीना अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी पिया जाए तो उसके अंदर पेशाब भी ज्यादा आएगा।
इसके अलावा अगर वाकई में कुछ कुछ ऐसी खास बीमारियां होती हैं जिसके अंदर पेशाब की ज्यादा आना, तो आप इसके ऊपर डिटेल में अपने नेफ्रोलॉजिस्ट जरूर जरूर बात कीजिएगा। इसके कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं। और पेशाब का जिस तरह खांसी के वक्त लीक होना, इसका एक मेडिकल नाम होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। यानी कि जब भी जो मसाना है ना, मसाने पे जोर पड़ता है तो उसके ऊपर पेशाब कुछ लीक हो जाता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी कि वो खांसी से भी होता है। आमतौर पे ये खवातीन में देखा जाता है जिनकी डिलीवरी हो चुकी होती है प्रेगनेंसीज के बाद, क्योंकि उनके मसाने के इर्द गिर्द के जो पट्टे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के अंदर बहुत तरीकेकार होते हैं। देखा जाता है कि पहली बात तो ये कि ये पेशाब लीक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस किस वजह से हो रहा है। अगर खवातीन में जो मसल्स वीक हैं उस वजह से हो रहा है तो कुछ एक्सरसाइजेस की जाती हैं, कुछ गायनेकोलॉजी के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। एक खास एक्सरसाइज की जाती है जो कि मर्दों और खवातीन दोनों में इस चीज का फायदा होता है, उसको कहते हैं कीगल एक्सरसाइजेस। आप देख के ये गूगल भी कर सकते हैं। स्पेलिंग में बता दूं, KEGEL, कीगल एक्सरसाइजेस। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी आपको मिलेंगे किस तरह ये एक्सरसाइज की जाती हैं। ये आपके पट्टे स्ट्रॉन्ग करते हैं और इस तरह की जो इनकॉन्टिनेंस, जिसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, पेशाब का खांसी से लीक हो जाना, इसके बारे में कर सकते हैं। इसके साथ यूरिन डीआर करा के भी आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा दें। यूरोलॉजिस्ट भी खास तौर पे इस चीज के बारे में ट्रीट करते हैं, तो उनसे आप रुजू कीजिएगा सर। ठीक। फरा, सो एक सवाल ये आया है कि किसी को यूरिक एसिड स्टोन्स की हिस्ट्री है और उनकी फैमिली हिस्ट्री है, मरूसी बीमारी है उनको यूरिक एसिड स्टोन की। सो उनको अपनी ग़िज़ा को कैसे मैनेज करें कि उनका यूरिक एसिड मेंटेन रहे और उनको ये बार बार गुर्दे में पथरी यूरिक एसिड की वजह से हो जाने से अपने आप को बचा सकें। अच्छा, उसके 2-3 चीजें हैं कि पहले तो एक तो वजन अगर ज्यादा है तो वजन कम करना है, ठीक है। पानी ज्यादा पीना है। दूसरी चीज ये कि यूरिक एसिड जैसे बढ़ता है तो उसमें गोश्त वगैरह वाली जो चीजें हैं जैसे गाय का गोश्त, मछली वगैरह, उसको कम करना है। चाय कॉफी हमारे क्योंकि एशियंस में बहुत कल्चर है उसको ज्यादा से ज्यादा पीना, तो उसको कम से कम भी एटलीस्ट 2 कप तक लेना है। दालों में चने और माश की दाल को अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा जो प्योरीड आइटम्स हैं उनको आपने कम रखना है, या प्योरीन जो फ्रूट्स हैं उनको कम से कम रखना है। तो दैट इज द की कि वो आपको जो है वो प्रोलॉन्ग ये चीज दोबारा रिपीट नहीं होगी। सही। अच्छा, ये तो यूरिक एसिड स्टोन्स के बारे में बात की आपने। फरा, इसके अलावा जो बाकी स्टोन्स जो हो रहे होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, कैल्शियम सो क्या उनके ऊपर कोई और ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? उसमें या ज्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट बेसिकली वापस अगेन जैसे चाय कॉफी है उसमें पालक, इस तरह वाली चीजें, चॉकलेट, ये वाली चीजें अवॉइड करनी होती हैं। जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स के तौर पे या सोडाज हैं वो आपने कम से कम रखने, क्योंकि वो एक और रीजन है जिसमें नमकियात ज्यादा होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रीजन बन जाता है स्टोन्स को प्रोड्यूस करने का। सही। हाँ, हर एक सवाल ये आया है कि जिनको किसी का यूरिक एसिड, किसी को स्टोन्स है किडनी में और वो निकाल दिया गया, उसका रेगुलर चेकअप की जरूरत है और उसको मैनेज कैसे करें और प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है किडनी स्टोन्स। प्रिवेंशन तो वैसे आप बार बार बता चुके हैं कि हम फ्लूइड इनटेक हमने बहुत अच्छे से रखनी है ताकि हमारे किडनी स्टोन्स कॉन्सेंट्रेट नहीं हो यूरिन और किडनी स्टोन्स ना बने। रेगुलर चेकअप के लिए इफ यू वांट टू कमेंट और आई कैन मे बी गो ऑन। सो रेगुलर चेकअप बेसिकली आपको अपना यूरोलॉजिस्ट यूजुअली डील करते हैं किडनी स्टोन्स, लेकिन इन एनी केस आप अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें और यूरिन डीआर के ऊपर आप देख सकते हैं कभी कभी उसमें ही आपको आरबीसी थोड़े से आ जाते हैं जो आपको ये बता देते हैं कि कहीं ना कहीं कोई स्टोन चल रहा है। लेकिन आई थिंक सालाना अल्ट्रासाउंड करके आप अपने गुर्दे के मॉलेज को दिखा सकते हैं कि स्टोन रिकर तो नहीं कर रहा। और क्रिएटिनिन अगर आपका शुरू में कभी कभी ये स्टोन्स रुकावट के तौर पे भी प्रेजेंट करते हैं, रुकावट के तौर पे लोगों को पता चलता है, उस सूरत में कभी कभी लोगों का गुर्दे का टेस्ट जिसको क्रिएटिनिन कहते हैं वो बढ़ जाता है। अगर आपका जब किडनी स्टोन डायग्नोज हुआ था और क्रिएटिनिन बढ़ गया था तो उस क्रिएटिनिन को फॉर श्योर आपने यकीनन तौर पे सालाना या हर 6 महीने पे, कभी कभी 3 महीने पे भी फॉलो करना होता है। डिपेंड करता है कि आपका क्रिएटिनिन का लेवल क्या रहा था। फिर अगला सवाल यह है कि न्यूट्रिशन का रोल क्या हो सकता है अगर किसी का गुर्दा खराब हो जाए। सो हम न्यूट्रिशनली उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं कि उसकी मजीद खराबी की रफ्तार को रोका जा सके। अच्छा, डाइट का जो है जितना भी हमने जैसे बात की तो बहुत सारी चीजें कि एक वो फेज है जिसमें हम डायलिसिस पे नहीं गए हैं,
और हम उससे पहले ही सिर्फ दवाई और डाइट के रिलेटेड उसको मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि गुर्दों का जैसे काम है कि कुछ नमकियात क्योंकि जिस्म आपके ब्लड में बढ़ जाती हैं, सो उसमें 3-4 नमकियात ऐसी हैं जिनको कंट्रोल आपके खाने पीने से ही होगा। पहली चीज है पोटेशियम, जो ज्यादातर फल और सब्जियों में होता है। दूसरा है फॉस्फोरस, जो जितनी भी दूध और दूध की बनी हुई अशियाएं हैं। आम खाने का नमक, जो अक्सर एक लोगों की हैबिट होती है कि ऊपर से डाल डाल के चाट मसाले और जो हम नमक अंडों पे डाल रहे होते हैं, तो वो चीज को लिमिट करना है। एक तो ये वाला कंट्रोल होता है। डायलिसिस पे एक चीज अच्छी ये होती है कि आजादी मिल जाती है एक तरीके से, कि जो आप पहले नहीं खा पा रहे होते डायलिसिस में, क्योंकि हम आर्टिफिशियली तौर पे हम उस चीज को फिल्टर करके सफाई कर रहे होते हैं। सो डायलिसिस में थोड़ी, एक तो मेन चीज ये कि गोश्त की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो कि हमारे एनिमल प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, जैसे कि गाय का, बकरे का गोश्त, जो हम पहले वाले फेज में नहीं दे रहे होते हैं। तो डायलिसिस पे वो मरीजों की थोड़ी एक रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा हो जाती है। दूसरा ये कि अगर जैसे हमने पोटेशियम में, जैसे कि आम का सीजन था, सो बहुत सारे लोग पोटेशियम के डर से उसको नहीं खा सकते थे, तो ये डायलिसिस में वो मरीजों को थोड़ा सा कि बिफोर डायलिसिस 4 घंटे पहले या डायलिसिस से एक दिन पहले वो चीज ले सकते हैं जिसमें पोटेशियम की मिकदार ज्यादा है, और उतना अमाउंट हम डायलाइज कर लेते हैं। तो ये सारा बेसिकली पोर्शन कंट्रोल होता है। जितने भी लोग अगर एक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं तो डाइटिशियन से मिलना इसलिए जरूरी है कि जितनी भी लैब्स हैं उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो डाइट प्लान है वो डिजाइन किया जाता है कि कितनी पोर्शन आप कितने कितने खा सकते हैं और कितना हेल्दी उस पे वे पे आप उसको इंजॉय कर सकते हैं अपना मील। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक डर ये भी होता है कि शायद अब अलग खाना बनेगा और क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सबसे बेसिक सवाल होता है कि पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट आती है। सो हर चीज खा सकते हैं बट म्याना रवि में, एंड अकॉर्डिंग टू जितनी भी आपकी रेंजेस हैं उसमें। पानी का अगेन जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बताएं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिहाइड्रेट करती हैं, तो जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं और ये खासतौर पे चाय कॉफी, तो इसको वैसे ही लिमिट करना है कि अगर आपको सिर्फ 4 ग्लास पानी की रिक्वायरमेंट है तो आप वो कर सकते हैं। इसमें एक बेसिक चीज ये आती है कि मुंह बहुत ड्राई होना शुरू हो जाता है और ऐसी वाली चीज आती है कि आपके मुंह में कांटे उठ रहे हैं, तो उसके लिए आप होम रेमेडीज में इलायची है, पुदीने का पत्ता है, वो रख सकते हैं, जो कि आपके मुंह में थूक बनाना शुरू करे तो आपको पानी की बहुत ज्यादा अर्ज नहीं होगी। तो एक इस तरीके से आप अपना पानी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि खासतौर पे हमारे वाले शहर कराची में गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो ऐसे वाले मरीज या आइस क्यूब अपने मुंह पे रख सकते हैं, तो पानी आप उस लिमिटेड अमाउंट में रख सकते हैं। ठीक। अगर किसी की एपेटाइट कम हो जाए, यानी भूख ही कम हो जाए, हम अमूमन फेस करते हैं ना जो हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स या जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज जो कि एडवांस हो चुकी होती है और डायलिसिस की तरफ बात जाने वाली होती है, उनकी भूख बहुत कम हो जाती है, या डायलिसिस के अमराज में भी लोगों की, डायलिसिस के दौरान भी लोगों की भूख कम हो जाती है। हम इसको ये भूख बढ़ाने का कोई तरीकाकार है कि लोगों की एपेटाइट बेहतर हो जाए, कुछ बेहतर ग़िज़ा खाएं? कुछ हम कहते तो हैं उनको कि जी आप लिबरल हो जाएंगे डायलिसिस शुरू करने के बाद अपने फूड इनटेक पे, तो आप सब कुछ ले सकेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मरीज है जो आके कहते हैं कि जी अब तो भूख ही खत्म हो गई है। नॉट मैनी, बहुत ज्यादा नहीं है ऐसे मरीज का शरह, लेकिन फिर भी है। तो क्या ऐसा कोई तरीकेकार है जिससे के थ्रू अपना फूड डाइट, सॉरी, भूख बेहतर कर सके अपनी? अच्छा, इसमें एक चीज तो ये आती है कि यूरीमिया के सिम्टम्स ऐसे हैं कि उसमें आपके मुंह में कड़वाहट या बाज़ दफा सबकी डिफरेंट, कभी कभी लोगों को मेटालिक टेस्ट आ रहा होता है कि टेस्ट ही नहीं आ रहा। बिरयानी भी अगर आपको खिचड़ी जैसी लग रही है तो वो एपेटाइट कम ही होती है। सो उसमें बेस्ट चीज ये है कि जो घर की बनी हुई जैसे चटनी है पुदीने वगैरह की, वो बेसिकली क्या करती है, एपेटाइट आपकी खोल देते हैं। फिर आप छोटे छोटे मील्स खाएं, बहुत फास्टिंग आवर्स अपने कम कर दें, हर 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद आप कुछ ले सकते हैं। खासतौर पे वो पेशेंट जो डायलिसिस पे होते हैं तो उनके अक्सर मील स्किप हो जाते हैं। अगर कहीं ट्रैवल करके डायलिसिस करवाने जाना है तो वो उनका आवर हम काउंट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि स्नैक और मंचिंग के तौर पे हम फिर ऑप्शंस उनको ऐड कर सकते हैं, लाइक कोई सैंडविच ले लिया, कोई फ्रूट आपने एज अ स्नैक ले लिया, तो 5 to 6 मील्स आपने ऐड करने के वो आपकी जो एपेटाइट कम हुई है वो उसको बेहतर कर सके। ठीक। तो सीकेडी के साथ एज़मा है किसी को, क्या वो स्टेरॉइड्स ले सकते हैं? और पेशेंट की उम्र ज्यादा है, हारिस? देखिए, एज फार एज किडनी डिजीज इटसेल्फ इज कंसर्न, स्टेरॉइड्स लेने के अंदर कोई इतना खास हर्ज नहीं है। लेकिन ये भी याद रखें कि स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, खासतौर पे जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड शुगर बढ़ जाते हैं स्टेरॉइड्स में कभी कभार जब बहुत हाई डोज लेते हैं तो दिमागी तवाज़ुन खासतौर पे एल्डरली में थोड़ा कमजोर हो जाता है।
बोन हेल्थ, हड्डियों की जो हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम की चेंजेस आती है वो भी स्टेरॉइड से ज्यादा आती है। तो आपके सवाल का जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट बहुत है, लेकिन हाँ, गुर्दे की बीमारी, खास गुर्दे की बीमारी होने की वजह से स्टेरॉइड्स को मना करना भी मुनासिब नहीं है, ली जा सकती है, और स्टेरॉइड्स देमसेल्व्स गुर्दे को खराब नहीं करते। अच्छा, एक सवाल ऐसा है जो कि हमें वापस जरा गुर्दे की बीमारी के कॉजेज में लेके जाएगा। वो ये कि इनफैक्ट ये कॉज हमारा शायद डिस्कशन से अच्छा यहाँ पे हो जाए हमारा, कि किसी को पीडल स्वेलिंग है, पाँव में सूजन आ रही है बार बार, और उन्होंने अल्ट्रासाउंड किडनीज कराया है, तो वो उसके ऊपर पैरेन्काइमल चेंजेस आई हुई है ग्रेड 1 to 2, लेकिन इलाज कुछ शुरू नहीं हुआ। सो हम इस पे ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, बेसिकली जो गुर्दे की सोजिश की बीमारी है, ये उसकी तरफ निशानदेही कर रही है मुझे तो, लेकिन ऑब्वियसली हारिस, इसके बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे? ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस इज अ मेजर कॉज ऑफ कॉर्नियल किडनी डिजीज। जी बिल्कुल, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस ये जो मेडिकल नाम है, बेसिकली गुर्दे के जो फिल्टर, गुर्दे में बहुत सारे जो है ना सैकड़ों फिल्टर्स होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश हो जाती है तो उसको हम ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस कहते हैं। अलग अलग किस्म की होती हैं, अलग अलग सिवियरिटीज की होती है। कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं और फौरन लोग डायलिसिस की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता सालों से बढ़ रही होती है। तो ये जो एक सवाल आया है कि स्वेलिंग हो रही है, पेशाब भी कम आ रहा है, अल्ट्रासाउंड में भी चेंजेस आई हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा फौरी तौर पे नेफ्रोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, ठीक है ना। उससे पहले यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स ये करवा लें, और यूरिन डीआर ये जरूर करवा के नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं, ठीक है ना। इस चीज के ऊपर बैठे ना रहें क्योंकि ये अक्सर एडवांस हो जाता है। बिल्कुल। अमूमन ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस लोग जो है, मैं ऐड करना चाहूंगी जो हारिस ने अभी कही बात, कि अमूमन ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस ये पाँव की सूजन ही उसका पहला अलामत होती है, और आती है कभी कभी लोगों की चली भी जाती है, कुछ लोगों की परसिस्ट भी कर रही होती है, बरकरार भी रहती है, तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हैं। और कुछ अरसे बाद जब वो गुर्दे की बीमारी, गुर्दा बिल्कुल खराबी की जानिब चला जाता है, तो जाके वो आया होता है कि जी अलामात दूसरी शुरू होती है, तो पता चलता है कि जी ये तो उस वक्त गुर्दा खराब होना शुरू हुआ था जब पाँव पे पहली दफा सूजन आई थी, और हमने उस वक्त देखा नहीं या इग्नोर हो गई वो। सो जैसे कि डॉक्टर हारिस ने आपको टेस्ट बताए, ये सारे टेस्ट आपको करने की जरूरत है, और गुर्दे के मौलिज को फौरन से पेशतर दिखा लीजिए। वैसे पाँव में सूजन, पैरेन्काइमल चेंजेस जो आप बता रहे हैं, इसका भी आपकी पैरेन्काइमल चेंजेस की भी असेसमेंट आपका मॉलेज आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू, इसकी इंटरप्रिटेशन, ये जो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग होती है पैरेन्काइमल चेंजेस, हम गुर्दे के टेस्ट, क्रिएटिनिन और पेशाब के टेस्ट देखते हुए इसको इंटरप्रेट करते हैं कि इसका क्या मकसद है, और गुर्दे के साइजेस ऑब्वियसली मैटर करते हैं इसके साथ साथ। इसके अलावा इसके अलावा हमारे मरीजों का एक खास सवाल होता है कि जब डायलिसिस पे आ गए, डायलिसिस नहीं शुरू हुआ है, तो प्रोटीन का इंटेक हम कैसे मैनेज करें और कितना गोश्त खा सकते हैं। अगर हम उसको क्वांटिफाई करना चाहें कि मिसाल के तौर पे इतनी बोटी ले सकते हैं दिन में, जो डायलिसिस पे है मरीज, उनका भी जरा सा अगर आप बता दें क्वांटिफिकेशन, ताकि लोगों की आसानी हो जाए, और एक रेगुलर सीकेडी पे भी जो कि एडवांसिंग सीकेडी है। अच्छा, जो डायलिसिस पे नहीं है उनके लिए तो ये है कि क्रेटिनिन का पहले तो चेक करना पड़ेगा कि अगर 2 to 3 के रेंज में है, सो फिर उस वक्त जो है 1 से 2 बोटी चिकन और फिश की आप डेली कर सकते हैं, अगर आप एग रोज खा रहे हैं, क्योंकि एग का इटसेल्फ वाइट का जो प्रोटीन है वो भी शामिल हो जाता है डेली रिक्वायरमेंट में। उसके अलावा अगर आपने गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त खाना है तो उसकी फ्रिक्वेंसी लैब के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, या तो हफ्ते में 1 दफा, और वो हाथ के बराबर एक शामी कबाब भी हो सकता है, या 2 छोटी बोटियां भी हो सकती हैं। सिमिलर अगर वही पेशेंट डायलिसिस पे आ गए हैं तो डायलिसिस में गाय और बकरी का गोश्त आप हफ्ते में 2 से 3 दफा भी खा सकते हैं, और वही 1 से 2 बोटियां ही खा सकते हैं, और डेली आप चिकन फिश भी रख सकते हैं। और एग की 2 वाइट्स, जो अंडे की 2 सफेदी है, वो भी डेली बेसिस पे अलाउ होती है, तो वो आप ले सकते हैं। बट अगेन डिपेंडिंग कि कितनी आपके ब्लड में पहले उसकी सतह थी और अब कितनी है, तो वो उस हिसाब से सारा डिसाइड किया जाता है। ठीक।
अच्छा, इंक्रीज इन फ्लूइड इनटेक इज एडवाइजेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रीनल स्टोन्स, ये एक सवाल आया है। जी, रीनल स्टोन्स के लिए तो बिल्कुल एडवाइजेबल है ऑल टाइप ऑफ रीनल स्टोन्स के लिए कि पानी का इनटेक बहुत अच्छा रखें, 2 से 3 लीटर, डिपेंडिंग आपके इलाके में गर्मी कितनी है और आपका यूरिन आउटपुट कैसा है। हाँ, इसके साथ साथ अगर आपका साथ साथ स्टोन तो है लेकिन आपका गुर्दा भी खराब है, उसमें जरा सा पानी का इनटेक वेरिएबल हो जाएगा, और उस सूरत में आपका डिपेंडिंग कि आपका गुर्दा काम कितना अच्छा कर रहा है उसकी बेसिस पे आपके मॉलिज बताएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका गुर्दा काम ठीक कर रहा है और सिर्फ स्टोन्स का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली पानी का अच्छा इंटेक, पानी अच्छी तरह पीना और अच्छा वेल हाइड्रेटेड अपने आप को रखना इज वन ऑफ द कीज टू प्रिवेंट किडनी स्टोन्स। बेसिक टेस्ट ऑफ किडनी, बेसिक टेस्ट ऑफ किडनी हमारे बहुत ही बेसिक है। एक सीरम क्रिएटिनिन, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया, सालाना तौर पे जरूर होना चाहिए वो सारे लोगों को जो कि जिनको गुर्दे की बीमारी लाहक हो सकती है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले सारे कॉजेज डिस्कस भी किए। वो सारे मरीज सालाना तौर पे सीरम क्रिएटिनिन जरूर कराएं, यूरिन डीआर जरूर कराएं। यूरिन डीआर के अंदर चंद चीजें जो कि हमें जरूरी होती हैं देखनी, जैसे प्रोटीन हो गया, आरबीसी का मिकदार हो गई, ये सारी चीजें हमें देखने जरूरी होती हैं। वो करके अपने गुर्दे के मॉलेज को दिखाइए। अगर आप दवाइयों पर हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी जरूर साथ कीजिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां इलेक्ट्रोलाइट्स भी खराब करती हैं और तवाजुन, खराब तो नहीं कहना चाहिए, तवाजुन चेंज कर देती हैं। तो वो तवाजुन, जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ अद्वियात हैं जो कि पोटाशियम बढ़ाती हैं। अगर आप किसी ब्लड प्रेशर की दवा पर हैं या किसी और ऐसी अद्वियात पर हैं तो आई सजेस्ट कि क्रिएटिनिन और नमकियात यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट और यूरिन डीआर जरूर करके सालाना या 6 महीने पे या 3 महीने पे, जैसे भी आपके बीमारियां बाकी आपको लाहक हैं, कोमॉर्बिड जिनको हम कहते हैं, उनके हिसाब से अपने मॉलेज को जरूर दिखाइए। अच्छा, इसके अलावा एक फॉर्म ऑफ डायलिसिस है जिसको हम ब्लड फ्री डायलिसिस भी आमतौर पे आम फहम लोग कहते हैं, जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। थोड़ी देर पहले डॉक्टर हारिस ने उसके बारे में भी हमें बताया। हमारे पास इमरान अहमद इस चीज को देखते हैं। मैं चाहूंगी कि पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में अगर आप ब्रीफली इमरान आप बता सकें हमारे लोगों को। जी जरूर। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है हीमोडायलिसिस के अगेंस्ट, क्योंकि कुछ पेशेंट चाहते हैं कि वो हीमोडायलिसिस ना करवाना चाहें, तो उनका पूरा एक प्रोसेस है। जैसे हमारे पास इनिशियली हम लोगों ने आगा खान हॉस्पिटल में ये स्टार्ट लिया है कि हम लोग पीडी की जो भी सहूलियत है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इनिशियली हमारे पास जो पेशेंट होते हैं जो इनरोल होते हैं हमारे प्रोग्राम में पीडी के, वो आते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट से, किसी से भी जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। वो एक इनिशियल असेसमेंट होता है इसमें। अगर वो हमारे असेसमेंट के बाद जो है वो कम्प्लीटली उसका हमारे क्राइटेरिया के ऊपर फॉलो करते हैं कि उनका पीडी हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, देन उसको फिर जो है ना हम लोग पीडी कैथेटर के लिए एडवाइस करते हैं। तो पीडी कैथेटर की भी सहूलत है हमारे पास। यहाँ पर हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं, वो ये पीडी कैथेटर जो है ये इंसर्ट करते हैं। इसके बाद जो हमें तकरीबन 2 वीक्स का टाइम होता है प्लेसमेंट के बाद उसको देना होता है ताकि वो रनिंग में आ जाए। उसके बाद जो है 2 वीक्स के बाद हम लोग उसको फ्लो वगैरह चेक करने के बाद बेसिकली अब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। और इसके अंदर जो है ना पीडी के अंदर है एक्सचेंजेस होते हैं। हीमोडायलिसिस जो होता है वो तो वीक में ट्वाइस और थ्राइस या वंस वीकली होता है, लेकिन पीडी के अंदर जो है वो एक्सचेंजेस होती हैं जो कि डेली बेसिस पे होती है। तो हमें जो है ना पर डे जो है ना 4 एक्सचेंजेस करनी होती हैं इसके अंदर, जो कि एक बैग आता है उसमें 2 लीटर का होता है। वो 2 लीटर का फ्लूइड उसमें होता है। हम लोग जब 2 लीटर का फ्लूइड उसके अंदर इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर पेरिटोनियम कैविटी के अंदर, तो उसके ड्वेल टाइम होता है देन उसको 4 आवर्स का। 4 आवर्स के बाद उसको हमने जो है ना दोबारा से वो ड्रेन करना होता है। तो इसमें जब वो 4 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम लोग प्रीवियस जो फ्लूइड जो हमारा इन होता है पेरिटोनियम कैविटी के अंदर उसको ड्रेन करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इस प्रोसेस के अंदर हमें जो ना 30 मिनट्स लगते हैं। देन बिकॉज जब हमारा ड्रेन हो रहा होता है तो वो 20 मिनट्स लेता है। देन ड्रेन कंप्लीट करने के बाद वो 4 लीटर जो होता है जब ड्रेन होता है तो उसमें कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा आ जाती है जो कि उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। देन अगेन सेम टाइम पे हम लोग उसको दोबारा फिल कर देते हैं सेकंड बैग
जब उसमें फिल करते हैं तो फिर उसके बाद 4 आवर्स का ड्वेल टाइम है। तो इसी तरह जो है ना 4 टाइम एक्सचेंजेस होती हैं डे के अंदर, जो कि हम लोगों ने ही करनी होती है। बेसिकली इसके अंदर हमें जो हम गाइड करते हैं पेशेंट्स को, ये है स्टरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है। क्योंकि जब वो हैंड वॉशिंग होती है, अगेन अगेन हैंड वॉशिंग करनी होती है, क्योंकि हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे सिक्योर करना होता है हमारे कैथेटर को, क्योंकि हमारे पास एक ही एक्सेस होता है जिसके साथ हम बॉडी के अंदर जो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट होता है, जो कि पीटी कैथेटर होता है। पीटी कैथेटर को जो हम डील करते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली करना होता है। क्लिनिक पूरा एसेप्टिक टेक्निक होती है जो कि हम लोग पूरा गाइड करते हैं पेशेंट को। इनिशियल ये होता है कि जब आपका पीटी स्टार्ट होता है तो इनिशियली हम लोग यहाँ पर पेशेंट को बुलाकर हॉस्पिटल के अंदर उसको पीटी के वो जो एक्सचेंजेस हैं वो करते हैं, और उसको साथ साथ गाइड भी कर रहे होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप ईच टीचिंग होती है उनकी। फिर ये अगर उसके पेशेंट की फैमिली का मेंबर हो या पेशेंट खुद जो अगर करना चाहे वो उनको गाइड करते हैं। जब वो पेशेंट खुद फ्रीली कर लेता है सेम प्रोसीजर, तो फिर उसके घर पे जाके एक जब हम लोग उसका ये कि कोई एरिया जहाँ पे उन्होंने ये करना होता है, रूम या कोई भी कॉर्नर, उसको जाके एग्जामिन करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें इनके पास प्रॉपर है। उसके बाद उसको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है भाई, आप अब जो इसको है ना घर पर अपनी सेल्फ इसको कर सकते हैं। देन पेशेंट जो है ना बस वो फ्लूइड वगैरह परचेज करके और घर पर उसको करता रहता है। और हमारे पास जो है ना मंथली जो है वो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट को फॉलोअप के अंदर आते रहते हैं। इनकेस अगर कुछ होता है तो हम लोग उसको घर होम विजिट की भी सहूलियत है कि होम विजिट पे करके जाके पेशेंट को गाइड करने के लिए। तो हमारे पास होम हेल्थ केयर की भी नर्सेज हैं जो कि ट्रेन है इस पीडी करने के लिए, तो उनको भी वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। बहुत शुक्रिया इमरान। हारिस, एक सवाल डॉक्टर हारिस से आया है कि डायलिसिस का अल्टरनेटिव इलाज क्या है, प्लीज बताइए। आप वैसे यहाँ जवाब दे चुके हैं, लेकिन एक दफा दोबारा लोगों की याद दहानी के लिए ट्रांसप्लांट के बारे में ब्रीफली अगर यू कैन टेल। जी बिल्कुल, जैसे कि शुरू में भी बताया था, अगर वाकई में गुर्दे पूरी तरह फेल हो गए हैं और उनके वापस जाग जाने का या रिकवर करने के चांस नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। डायलिसिस की किस्मों के बारे में डिटेल बताएं, और ट्रांसप्लांट। जैसे कि डिटेल बताया, ट्रांसप्लांट एक ऐसा अमल है जिसमें एक डोनर का एक गुर्दा लिया जाता है और जो गुर्दे का जो मरीज है उसमें डाला जाता है। और इसमें जो डोनर होता है उनकी जिंदगी के ऊपर भी एज सच कोई फर्क नहीं आता। उनके भी एक गुर्दे से पूरी जिंदगी इंशाल्लाह आराम से निकल जाती है, और निकलते आ रही है, इसके ऊपर तहकीक की गई है। और जो ज़ाहिरी बात है, जो गुर्दे का जो मरीज है उनको डायलिसिस के बगैर ही उनको सारे गुर्दे का काम हो रहा होता है, खून साफ हो रहा होता है। ये भी बताना चाहूँगा, कुछ पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी कुछ इस तरह की तहकीक हो रही है कि ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बगैर भी कोई और ऑप्शंस होते हैं। स्टेम सेल के बारे में कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, यानी कि जो मिरेकल ड्रग्स जिसको कहते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, उनमें से फिलहाल अभी तक कोई भी काम नहीं कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के ही ऑप्शंस हैं। बाकी तहकीक बहुत हो रही है, उस तहकीक के हिस्सा भी हम हैं, लेकिन फिलहाल दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। दुरुस्त। किसी को रिकरेंट यूटीआई हो रहा है और इकोलाई एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, so any way to prevent it, any food that is responsible for causing it. So E. coli associated drug is बैक्टीरिया एसोसिएटेड तो कोई ऐसा फूड नहीं है कि जिसकी खास इंटेक से बार बार ई कोलाई का ही इन्फेक्शन हो रहा हो। हाँ, रिकरेंट यूटीआई जिनको हो रहे हैं और खासतौर पे अगर मर्दों में बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। एक और सवाल शुरू में आया था कि अगर किसी मर्द को पेशाब बार बार आए, तो ये दोनों के जवाब एक ही हैं, इसलिए मैं एक जगह ही कवर कर रही हूँ कि बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना मर्दों में या हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि मर्दों में पेशाब का इन्फेक्शन इतना कॉमन नहीं होता। ये या तो गुदूद की बीमारी होती है या कोई और बीमारी साथ लाहक होती है जिसकी वजह से मर्दों में इतना कॉमन, अगर बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि या तो गुदूद की बीमारी है या कोई और उसके एसोसिएटेड बीमारी है। अगर किसी मर्द को पेशाब भी बार बार आ रहा है, रात को उठ के पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, तो ये भी अमूमन
आमतौर पे गुदूर की ही बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो आपको इसके लिए अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है। ये यूरोनेफ गुर्दे का जो सर्जन्स होते हैं ये वो लोग देखते हैं इस चीज को। सो आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगी कि आप लोग सब एक एक टेक होम मैसेज हम ब्रीफली कर लें ताकि मरीजों को ये पता हो कि हमने करना क्या है अगर गुर्दे के अमराज हैं और उसको बचाने के लिए क्या करना है। सो हारिस, अगर आप कवर करना चाहें बेसिक, आई मीन योर फर्स्ट मैसेज। बस बेसिकली टेक होम मैसेज ये है, अपना ख्याल रखिए। दुनिया में काम करते करते हम लोग अपने आप के हेल्थ को भूल जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, एक्सरसाइज करें। अगर किसी चीज़ के अंदर आपको कोई शक हो रहा है कि बीमारी है तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, और एक प्राइमरी केयर डॉक्टर या फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर के साथ आप एक रिलेशनशिप बरकरार रखें, जिनमें हर साल आप चेकअप करवाते रहें। अगर उनको कोई चीज़ के ऊपर शक रहेगा तो वो गुर्दे के डॉक्टर को भेज देंगे या किसी और डॉक्टर को भेज देंगे। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फरा, ओके, सो मेरा टेक होम मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि जैसे डॉक्टर हारिस ने कहा कि अपना ख्याल रखना है, तो पहली चीज ये कि आप सेफ तभी रहेंगे जब आप प्रोसेस आइटम से दूर रहेंगे। इस फास्ट वर्ल्ड में अपने आप को आपने बैक टू द के जो आप नॉर्मल खाने, जो घर के खाने उसका इस्तेमाल करें। प्रोसेस आइटम्स में जितनी भी पकी हुई या रेडी चीजें हैं, जितने भी सॉसेज हैं, टेबल सॉल्ट है, उसका कम से कम इस्तेमाल करें। जितनी भी सोडाज हैं या जो भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं उनका इस्तेमाल कम रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप अपने आप को म्याना रवि में रखें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और वो लोग जिनको गुर्दों के अमराज हो चुके हैं या डायलिसिस पे हैं, सो उनका एक अपनी डाइटिशियन के साथ मीटअप होना बहुत जरूरी है कि जितने भी लैब पैरामीटर्स हैं कि उसके अकॉर्डिंग उनका एक स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान बन सके कि वो अब उसको कैसे सेव कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। इमरान, आप तो डायलिसिस के मरीजों को हर वक्त डील कर रहे होते हैं, सो डायलिसिस के मरीजों के लिए आप को खास इवेंचुअली कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहेंगे? डायलिसिस के पेशेंट्स का ये है कि उनको एज पर नेफ्रोलॉजिस्ट वो प्रेस्क्रिप्शन होती है डायलिसिस की ट्वाइस थ्राइस या वंस, तो जैसे ही प्रेस्क्राइब किया जाता है उसको फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली पेशेंट हमारे ये करते हैं कि हमको थ्राइस वीकली एडवाइस होता है, करवाते हैं वंस वीकली, देन ग्रेजुअली वो ना वर्स होता रहता है कंडीशन, देन फिर वो ER में लैंड अप करते हैं। तो ये इश्यूज होते हैं कि आप अपने जो फिजिशियन है उसको फॉलो करें, रेगुलर डायलिसिस पे आ जाएं, अपनी मेडिकेशन टाइम पर लें, और जो हमारे यहाँ से हम लोग पेशेंट हमारे पास आते हैं उसको गाइड करते हैं पूरा डाइट के बारे में, उसकी जो केयर है, एक्सेस की केयर है और फ्लूइड इनटेक है सारा, तो उसको अगर फॉलो करके चलता है तो बेस्ट है। क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो वो काफ़ी ईयर से हमारे पास आ रहे हैं, 12 ईयर 13 ईयर से भी कुछ पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल अभी तक फिट है, क्योंकि वो फॉलो करते हैं फिजिशियंस के बाद उसको, और जो हमारा टीचिंग है उसको भी चलते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल फिट रहते हैं। बस यही है कि आपको जो यहाँ से गाइडलाइन दी जाती है उसको फॉलो करके चलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान और बाकी सबका भी। सो बेसिकली हमारे टेक होम मैसेज मेरी तरफ से तो यही है कि जी, गुर्दे वो आज़ा हैं, गुर्दे दिल सारे आज़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, हमें इसका भरपूर ख्याल रखना है। सब जो जिसको भी शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई भी ऐसी बीमारी लाहक है उसको चाहिए कि वो अपने शुगर और ब्लड प्रेशर और जो अमराज से लाहक है, जो मर्ज उनको लाहक है, उसका बर वक्त इलाज कराइए। क्योंकि तमाम सारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन तमाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी काफ़ी बीमारियां गुर्दे को इवेंचुअली मुतासिर करती हैं। कभी बीमारी इन इटसेल्फ मुतासिर करती है, चाहे वो किसी आज़ा की हो, कभी उसकी ट्रीटमेंट में जो अद्वियात दी जाती हैं वो मुतासिर करती हैं। सो गुर्दा लामहला बहुत सारी बीमारियों की वजह से या बहुत सारी अद्वियात की वजह से मुतासिर हो जाता है, इसलिए गुर्दे का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी और आज़ा की बीमारियों के अंदर जब इंसान मुब्तला होता है तो उसका इलाज फिर भी घर बैठे और बहुत मतलब डॉक्टर को दिखा के, लेकिन उनकी अद्वियात पर मुमकिन होता है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से गुर्दे के अमराज के ऊपर ये चीज़ें, डायलिसिस की तरफ जब बात चली जाए तो ये सब मुमकिन नहीं रहता। मरीज को लामहला हर कुछ दिन, हर
कुछ दिन पे कभी कभी जो लोग डायलिसिस पे आ जाते हैं, हफ्ते में 2-2 3-3 दफा अस्पताल जाना पड़ता है डायलिसिस कराने या डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है अपने, जिससे ना सिर्फ उनकी बीमारी और उनकी जात मुतासिर होती है, उनके साथ तमाम घर वालों की जात मुतासिर होती है। सो गुर्दे की बीमारी को कंट्रोल करना और गुर्दे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारी ना सिर्फ हमारी जिंदगी मुतासिर हुई होती है, हमारे अहले खाना बराबर से मुतासिर होते हैं। सो ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, बगैर अपने मौलज को दिखाए कोई दवा मत लीजिए। कोई भी दवा आपने सबने देखा होगा, हर दवा के साथ उसका एक साइड इफेक्ट पैनल, एक पर्चा जरूर लगा हुआ होता है और एक्चुअली वो पर्चा ट्रू होता है। सो हो सकता है उसके साइड इफेक्ट आपको ना आए, लेकिन हो सकता है दूसरे वाले बंदे को आ जाए। सो जब भी वो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स ऐसे ही नहीं लिखे गए होते, वो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स जेन्युइनली स्टडीज की बेसिस पे हुए होते हैं। सो बेहतर ये होता है कि आप वो, इसलिए ओवर द काउंटर मेडिसिन प्लीज मत लीजिए। जब भी जरूरत पड़े कोई भी एंटीबायोटिक, चाहे वो कितनी भी सेफ लग रही हो, आपके घर में बहुत लोगों ने ली हो और किसी को उसका असर ना हुआ हो, लेकिन हो सकता है आपको उसका असर हो जाए। सो प्लीज ओवर द काउंटर मेडिसिन मत लीजिए। सारे हमेशा अपने डॉक्टर को, मॉलेज को बराबर दिखाइए, चाहे 6 महीने पे, चाहे साल में, चाहे 3 महीने पे। और इस बात का तयन कि कितनी फ्रीक्वेंटली दिखाना है, प्लीज अपने मॉलेज को करने दीजिए, क्योंकि वो इस बात का बेहतरीन तयन कर सकते हैं। शुगर की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा बर वक्त दीजिए, जब जब उसकी जरूरत है। किसी चीज में ताखीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ताखीर करते हैं उसका कोई ना कोई मुज़र असर जिंदगी में हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं आ रहा होता है, जो कि आया नहीं होता। बहुत अरसे बाद, तवील अरसे बाद जाके, जब वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो एकदम से जाके वो सारे उसके सारे मुज़र असरात आया होते हैं। सो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए। गुर्दा एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत ही अल्लाह ताला की एक बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई नेमत है, दिल और बाकी आज़ा के साथ साथ। सो प्लीज इसका ख्याल रखिए और सारे अपनी बीमारियों का बर वक्त इलाज कराइए, डॉक्टर्स को अपने बर वक्त दिखाइए। क्रिएटिनिन, यूरिन डीआर, जो कि हमने बेसिक टेस्ट बताए हैं गुर्दे के, ये सारे अपने नॉलेज से जरूर पूछिए कि क्या आपको ये कराने की जरूरत है या नहीं है। जरूरत है तो प्लीज वापस से अपने नॉलेज से सवाल कीजिए कि क्या आपको वापस गुर्दे के माहिर को जाके दिखाने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी औकात में कुछ चीजें, ये सवालात हमारे मरीज नहीं पूछते जनरल फिजिशियन से, जो कि उनके होते हैं, और वो ओमिट हो जाती है। सो प्लीज ये सब चीजें जरूर कीजिए। सेहत एक नेमत है और हमें इसका भरपूर अल्लाह का शुक्र अदा करना है इस चीज के लिए, और इसको हमने खुद ही बचाना है, खुद ही बेहतर रखना है। खास तौर पे आज के माहौल में, जहाँ के हमारे बहुत सारे और असरात जो कि पहले हमसे पहले की जनरेशन को असरअंदाज नहीं करते थे, वो सारे हमारे खाने की आलूदगी एक्चुअली, और बहुत सारी चीजें हमें मुतासिर कर रही हैं। सो प्लीज अपना ख्याल रखिए और अपने बर वक्त अपने नॉलेज को जरूर दिखाइए। शुक्रिया।